हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 2023 का नवंबर में जो क्वेश्चन गुजरात स्टेट में पूछा था उसके ऊपर जो भी लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आए थे उनके सारे सॉल्यूशन हम लोग निकालने का ट्राई करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चन थे। आई थिंक 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो 10 इंटू 2 हमारा 20 मार्क्स कवर करने वाले आज के इस वीडियो में। और वो सारे प्रॉब्लम जो देखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टेट देना चाहते हैं, जो नेट देना चाहते हैं, उनके लिए सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा के वो क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो 11th है। देखो क्या बोल रहा है 11th, कंसीडर p⁴ दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो याद रखो इधर उन्होंने बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को ऐसे इधर से देखना है कि ये हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड उसमें से कौन सा सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसके दो वे रहते हैं, या तो आप अल्फा बीटा निकाल के उसको चेक कर सकते हैं, अल्फा बीटा जो भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट लेके, जो अगर वो सारे कांस्टेंट का आंसर 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर कोई हमारा नॉन जीरो आया तो हम लोग बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन वो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए हम लोग के पास दूसरा एक मेथड है। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो फर्स्ट सेट दिख रहा है 1 - x - 2x² एंड ऑल, उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने वाले हैं। जैसे कि इधर देख सकते हैं आप कि इधर मैंने 1 - 1 - 2 x³ को मैंने लिखा है 1 - 1 0 - 2 क्योंकि x² का टर्म नहीं था। सिमिलरली मैंने सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम रिप्लेस किया, ये जो 4 बेसिस था उनके हिसाब से। और मैं जस्ट चेक कर रहा हूं इनका डिटर्मिनेंट क्या आता है। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो डिटर्मिनेंट मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो डिटर्मिनेंट 0 इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लीनियरली सेट है वो लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है। जब भी 0 आएगा तो हम लोग का आंसर ये नहीं होता है, तो लीनियरली डिपेंडेंट आंसर है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये इसमें से ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं। जिधर भी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है वो तो चला जाएगा, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट तो नहीं है ना, राइट। नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता है, ओनली फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट तो आया ही नहीं है। इसका मतलब मेरे पास अभी 2 ऑप्शन बाकी है, तो 2 ऑप्शन से हम लोग आंसर निकालेंगे। अगर सेम वे से अगर मैं सेकंड को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, जो 1 - 2 स्क्वायर वाला टर्म नहीं तो 0 लिखूंगा और -1। तो ऐसा लिखने के बाद मुझे क्या मिलेगा, नॉन जीरो आंसर मिलेगा। क्यों मैं डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि मुझे इधर से पता चल रहा है कि ये जो एंट्रीज है, एंट्रीज एक बार अच्छे से देख लो, ये एंट्रीज सब अलग अलग है, ठीक है। ये एंट्रीज अगर देखोगे तो ये अलग अलग है, ठीक है। मतलब कोई कॉलम का रिलेशन हमारे दूसरे कॉलम के साथ नहीं मिल रहा है। या फिर रो को भी देख लो, रो के सारे एंट्रीज ना अलग अलग है। अगर आप इसका रैंक भी निकालोगे तो रैंक भी आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो देखने के बाद ही पता चल रहा था कि मुझे इसका डिटरमिनेंट कुछ तो नॉन जीरो आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे मिल रहा नॉन जीरो। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब नाइदर 1 और 2 तो चला गया, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये समझा रहेगा। अगर आपको डाउट है तो आप इसका क्रॉस चेक कर लेना कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है या नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इधर एक 2 बेसिस, ये 2 सबस्पेस दिया, U1 एक सबस्पेस है, जनरेटेड बाय कॉलम वेक्टर हमारा क्या है 0 0 A 0 0 एंड सेकंड जो हमारा जो वेक्टर है 0 B 0 C 0। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं, U1 एक जनरेट कर रहा है हमारे 2 वेक्टर से, बराबर। तो मैं दोनों वेक्टर का मैं एडिशन लूंगा तो एडिशन भी तो जनरेट करेगा कोई वेक्टर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर एडिशन देखेंगे तो 0 + 0 क्या आएगा, 0 आएगा, 0 + B आएगा B, देन A + 0 आएगा A, देन 0 + C आएगा C एंड हमारा 0 + 0 होगा 0। मतलब मेरे एडिशन का अगर सपोज वेक्टर निकाला ये दोनों से तो मुझे ये मिल रहा है, बराबर। तो इधर मैं U1 तो पूरा जनरेट नहीं कर सकता हूं, जो U1 जो वेक्टर है या U1 जो बेसिस है वो मैं पूरा हमारा सबस्पेस जनरेट नहीं कर सकता हूं, या पूरा R5 जनरेट नहीं कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि हमारे पास 0 एंट्रीज है, तो इसीलिए ये पूरा U1 तो R5 को जनरेट नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग U2 को भी देख लेते कि उसमें क्या क्या मिलता है। तो U2 में देखो, U2 एक सबस्पेस दिया है जनरेटेड बाय दिस कॉलम वेक्टर, ये दिया है और ये और तीनों दिए, तो इनका भी मैं क्या करता हूं, एडिशन कर देता हूं। तो जैसे मैं एडिशन करूंगा तो पहला क्या मिलेगा, पहला मिलेगा D, देन 0 प्लस सभी जगह पे 0 है तो 0 मिलेगा, देन वापस 0 ही मिलेगा, सारी जगह पे 0 है,
बाद में मुझे वापस क्या मिलेगा, ई मिलेगा एंड लास्ट में मिलेगा एफ मिलेगा, राइट। इधर क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। ओके, तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं, डी प्लस जीरो, देन जीरो है, देन जीरो ही है, थर्ड पोजीशन पे जीरो ही था, फोर्थ पोजीशन ई है बराबर, और फिफ्थ पोजीशन पे एफ है। ओके, आई होप ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने बोला है कि देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला बोला है कि R/5 जनरेट करेगा U1 और U2 के एडिशन से, इनर दैट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट से। तो देख लेते हैं क्या मैं ये दोनों का U1 और U2 का एडिशन करने के बाद मेरे सारे कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, एक बार चेक कर लो। D प्लस जीरो हमारा D आएगा बराबर, देन B प्लस जीरो आएगा B, A प्लस जीरो आएगा A एंड E प्लस C आएगा एंड इधर आएगा F। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब मैं U1 और U2 का एडिशन कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है पूरे जो कोऑर्डिनेट है वो नॉन जीरो मिल रहे हैं। जैसे ही पूरे नॉन जीरो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मैं कोई भी वेक्टर आप दे दो R5 का, मैं उसको ABCDE से या फिर F से कुछ भी रिप्लेसमेंट करके वो वेक्टर निकाल सकता हूं, राइट। आपको समझा रहेगा इधर मेरा कंसेप्ट। तो इसका मतलब क्या है कि R/5 का कोई भी वेक्टर U1 प्लस U2 से जनरेट कर सकता हूं। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला, डायमेंशन ऑफ U1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U2 बोला है। कैसे होगा, U1 में तो हमारे पास दो ही वेक्टर है बराबर, और U2 में हमारे पास कितने, तीन वेक्टर है। तो ये कब होगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ओनली 1 ट्रू है। तो ओनली 1 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे हमारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए। आई होप ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके लिख देना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, T from R4 to R4 दिए linear transformation defined by this, then which one of the following basis is a basis of a kernel T। मतलब कर्नल टी का बेसिस इसमें से कौन सा रहेगा। अभी कर्नल टी होता क्या है, कर्नल टी ऐसा है फंक्शन जो क्या करता है, मैप करता है जीरो को, सारे वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, या सारे, अगर कोई सपोज टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कर्नल टी में कैसे एलिमेंट रहेंगे, टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अभी एक्स क्या है, एक्स डिपेंड करता है वो एक्स वेक्टर है या फिर कुछ और है, ठीक है। तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो टाइप, मतलब मुझे कर्नल टी के ही एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को ही जीरो करूंगा। तो जीरो करूंगा तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 मिलेगा बराबर। तो ऐसा मिलेगा। इसके बाद मुझे क्या पता चल रहा है कि ऐसे मुझे x1 x2 x3 x4 के वैल्यू इधर से देखना है जिससे मुझे आंसर जीरो होगा। तो क्या मैं 1 1 1 1 पुट करके जीरो ला सकता हूं, क्या नहीं ला सकता। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और उसके बाद हम लोग को 1 0 0 0 पुट करने के देखो तो 1 मिलेगा, जीरो थोड़ी मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा भी देख लो 1 0 0 0 बोला है, तो ये भी तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन अभी फोर्थ ऑप्शन में अगर देखोगे तो 1 एंड -1 है, तो जैसे ही 1 एंड -1 पुट करूंगा तो जीरो आएगा। इधर भी 1 एंड -1 x2 एंड x4 को करूंगा तो भी आएगा। इसमें भी अगर x3 एंड x4 को 1 एंड -1 किया तो हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कंसीडर द मैट्रिक्स M विच इज दिस, देन एडजॉइंट ऑफ M क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ M के लिए आपको क्या करना है, पूरा एडजॉइंट निकालते बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग पूरा एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, हम लोग इसके कोई एंट्रीज निकालेंगे। तो एक बार वापस अच्छे से ऑप्शन को देख लो, आपको क्या समझ में आ रहा है। ये -9 है, ये +9 है, ये -8 है, ये -8 है। इसका मतलब अगर मैंने ये एंट्री फाइंड आउट किया तो फिर मुझे ये पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। तो अगर मुझे ये एंट्री फाइंड करना है तो इसको हम लोग को ये एंट्री को एडजॉइंट निकालते हैं। तो इसका एडजॉइंट का वैल्यू क्या आएगा, -2 × 1 -2 आएगा, और ये कितना आएगा 3 2 6। सो -2 एंड -6 होता है -8 बराबर। तो -8 किधर है, वही हमारे एंट्री रहेंगे, बाकी सारे क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे बराबर। तो हमारे पास -8 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे, दो ही बचे, ए एंड बी। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, और एक एंट्री निकालने का ट्राई करते हैं। तो और एक एंट्री निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये एंट्री को देख लेता हूं बराबर। तो ये एंट्री अगर डिफरेंट है तो उसको मैं कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि ये पहला वाला एंट्री -6 है, सेकंड वाला एंट्री भी अलग अलग है, तो वो भी कर सकता हूं, लेकिन मैं थर्ड वाला करूंगा। लेकिन वो एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट में होता है हमारा ट्रांसपोज बराबर। जो भी हम लोग एंट्री निकाल रहे हैं उसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। मतलब ये एंट्री कहां पे जाने वाला है,
ये एंट्री यहाँ पे जाने वाला है, बराबर। ये एंट्री हमारा ट्रांसपोज के टाइम यहाँ पे जाने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एंट्री का निकालना है तो ये एंट्री को हम लोग कंसिडर करके ये एंट्री को भी देख सकते हैं, तो वही देख लेंगे। तो 1 के लिए क्या आ रहा है, 2 4 जार 8 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 1 आएगा 9, करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए। बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 8 नहीं आया, क्योंकि ये एंट्री हमारा जो भी आंसर आएगा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स में वो इधर चला जाएगा, बराबर। कोफैक्टर मैट्रिक्स में 1 2 3 थर्ड वाला पोजीशन इधर ट्रांसफॉर्म में चला जाएगा। तो वो एंट्री हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ना कि हमारा 8 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है 14 क्वेश्चन से। ओके, आई होप आपको समझा रहेगा ये वाला कंसेप्ट। पूरे हमारे एडजॉइंट का आंसर मत निकालो अगर आपको एडजॉइंट का क्वेश्चन पूछा है तो। चलो अभी हम लोग जाते हैं 15 क्वेश्चन के ऊपर। तो 15 क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, A is non-singular, then AB and BA have a same set of eigenvalue। बराबर है, क्यों, क्योंकि जब A नॉन सिंगुलर है तो मेरे पास A इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, बराबर। मेरे पास A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं AB को कोई भी मैट्रिक्स के सिमिलर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, बराबर। ये इनवर्स करके इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, बराबर। तो ये दोनों हमारे AB एंड BA क्या है, AB and BA have a same set of आइगन वैल्यू। तो जब सिमिलर मैट्रिसेस होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और आइगन वैल्यू तो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा थियोरेटिकल है, वो बराबर है। अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो सेकंड है वो बोला है कि A कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है f ऑफ लैम्बडा, देन कोएफिशिएंट ऑफ लैम्बडा रेज़ टू n-1 पूछा है, और उन्होंने बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ लैम्बडा रेज़ टू n-1 इन f ऑफ लैम्बडा A होता है माइनस ट्रेस ऑफ A। वो तो ऑब्वियस है। अगर कोई भी मैंने मैट्रिक्स लिया, कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, 3/3 भी अगर लोगे तो आपको पता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू क्या होता है, लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर रहता है, एंड लास्ट में एक रहता है हमारा डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहता है। तो उन्होंने बोला कि n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो लैम्बडा रेज़ टू n होगा, और लैम्बडा रेज़ टू n होगा तो इसका मतलब उसके बाजू वाला जो टर्म है लैम्बडा रेज़ टू n-1, मतलब इधर क्या है लैम्बडा स्क्वायर, तो उसके बाजू में तो माइनस हमेशा ट्रेस ऑफ ए रहेगा। तो उन्होंने वही बोला है कि माइनस ट्रेस ऑफ ए हमारा कोएफिशिएंट उसका होगा, वो तो हमेशा होगा। आप कोई भी मैट्रिक्स दे दो, हमारे हमेशा लैम्बडा रेज़ टू n-1 क्या होगा, माइनस ट्रेस ऑफ ए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, सी बी सी डी हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो हम लोग 16th वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो 16th वाला क्वेश्चन देख लो। 16th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है 8x² - 6xy + 3y², तो हम लोग को बोला है कि एक इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। तो जब याद रखो, जब भी पॉजिटिव डेफिनेट का केस आता है तो हमारे पास सारे आइगन वैल्यू क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं। जब भी नेगेटिव डेफिनेट होता है तो लैम्बडा क्या होता है, लेस देन 0 होता है। जब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता है तो लैम्बडा कोई 0 होगा, और लैम्बडा हमारे 0 से ग्रेटर भी होंगे। मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि लैम्बडा का वैल्यू 0 भी होता है। अगर निगेटिव डेफिनेट है तो हम लोग को क्या मिलेगा, निगेटिव सेमी डेफिनेट है तो हम लोग को क्या मिलेगा, लैम्बडा इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा लेस देन 0। चलो ये कंडीशन का या ये कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स को लिखूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर लिखूंगा तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैसे लिख सकता हूँ, इधर 8 लिखूंगा, इधर 3 लिखूंगा, क्योंकि ये x² y² है, और बाकी की जो एंट्री है -6 से, इसलिए इधर डिवाइड करूंगा 2 से, तो -3 मिलेगा। तो हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं और इधर हम लोग एंट्री लिखते हैं, ये तो आपको पता ही रहेगा, बराबर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या रहेगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 11 लैम्बडा, बराबर, एंड 8 3 = 24 - 9, बराबर। 24 - 9 कितना होगा, +15 होगा, इक्वल टू 0, बराबर। तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसके आइगन वैल्यू निकालता हूं तो आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू अगर निकालूंगा तो लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा, -b। तो -b मतलब -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मतलब 121 होगा, 11 का स्क्वायर, -4 इंटू AC मतलब 15 है, C मतलब 1 है, एंड डिवाइडेड बाई 2a। एक बार इधर ऑब्जर्व करो अच्छे से क्या मिल रहा है, ये माइनस माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा,
21 माइनस 60 करूंगा तो ये हमेशा इसका स्क्वायर रूट 11 से क्या आएगा, लेस ही आएगा। तो जब इसका आंसर लेस देन 11 आएगा तो ये कभी हमारा निगेटिव बनेगा क्या, निगेटिव कभी भी नहीं बनेगा, सारे आइगन वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। आई होप आपको समझा रहेगा कंसेप्ट। मैंने आइगन वैल्यू नहीं निकाला, जस्ट आपको बता दिया कि इसको थोड़ा देखो कि 121 माइनस 60 हमेशा स्क्वायर रूट लोगे तो 11 से लेस ही आएगा। तो अगर वो लेस देन 11 आएगा तो फिर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो या फिर एडिशन करो, हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। और जैसे ही ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। तो 17 क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है M 310 माइनस 110 0 2 और उन्होंने बोला है कि जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए क्या होगा। तो कैसे करेंगे जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए, सिंपल है। आप काम करो, इनका ट्रेस कितना आता है देखो, ट्रेस मतलब एडिशन ऑफ डायगोनल कर दो, कितना आता है देखो, 3 + 1 + 2 कितना होगा, हमारा 6 होगा। तो किस आंसर में वो 6 बना है वो पहले देखो, इसमें तो नहीं बन रहा है मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें बन रहा है क्या, इसमें भी नहीं बन रहा है तो ये भी ऑप्शन चला जाएगा बराबर। ये 2 2 2 मतलब 6 हो गया, ये भी 2 2 2 मतलब 6 हो गया बराबर। तो हम लोग को ये पता चला कि इसमें से सी एंड डी जो ऑप्शन है उसमें से कोई तो एक करेक्ट आएगा। अभी हम लोग को करेक्ट आंसर कैसे मिलेगा, करेक्ट आंसर निकालने के लिए आपको पता है जब भी लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो वही होते हैं, डायगोनल में जो भी एंट्री है आइगन वैल्यू होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यम मैट्रिक्स से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 2i को सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो इधर हम लोग देखेंगे कि m - 2i क्या आता है। तो m - 2i अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, 3 - 2 1 होगा, 1 - 2 -1 होगा, 0 सॉरी क्या करने वाले इधर m - 2i कैलकुलेट करने वाले। तो m - 2i में डायगोनल एंट्री से हम लोग क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 - 2 क्या होगा, 1 होगा बराबर। तो 3 - 2 1 हो गया। तो इधर बाकी की एंट्री सेम रहेंगे क्योंकि मैं डायगोनल से 2i लिखा है तो डायगोनल से ही सब्ट्रैक्शन आएगा। -1 ऐसा ही रहेगा, डायगोनल है 1 1 - 2 होगा -1 0 एज इट इज। बाद में लास्ट के दो एंट्री 0 0 एज इट इज, 2 - 2 कितना होगा 0। तो क्या पता चल रहा है, ये दोनों रो तो सिमिलर है, ये दोनों रो तो सिमिलर है बराबर। 1 1 0 इज सेम एज -1 0 वेक्टर में। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका रैंक कितना है, इसका रैंक हमारा 1 है। इसका मतलब एक हमारे पास ऐसा वेक्टर ही है जो इधर मिला मुझे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे रैंक 1 है इसलिए इधर 1 आएगा। ठीक है, इधर एक ही 1 आएगा, 2 1 नहीं आएंगे। ये 2 1 कभी आएंगे जब हमारा रैंक इसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए बराबर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डी नहीं है। हमारा 18 क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एक कोई x है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है और नॉर्म दिया है, देन XYZ दिया है एलिमेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज डू नॉट होल्ड। ये थोड़ा याद रखो, डू नॉट होल्ड बोला है। जैसे ही डू नॉट होल्ड है तो हम लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, जो भी ABCD ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा इक्वालिटी हमारा ट्रू नहीं वही देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। काउंटर एग्जांपल मतलब x = -1 लेता हूं और y = 1 लेता हूं, कोई भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो जैसे मैं x = -1 और y = 1 लेता हूं तो क्या क्या होगा, तो एक बार देख लो, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो -1 + 1 क्या होगा, 0 होगा और -1 का स्क्वायर दैट इज मॉड्यूलस दैट इज नॉर्म हमारा 1 ही आएगा और इसका क्या आएगा 1। तो इधर तो 0 = 2 मिल रहा है, तो ये कभी होगा क्या, 0 not equal to, और वही तो बोला है डू नॉट होल्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये सारे उसके लिए सेटिस्फाई करेंगे। तो जब भी आपको डू नॉट होल्ड क्वेश्चन रहता है या फिर ऐसे इक्वालिटीज का क्वेश्चन रहता है तो ट्राई टू गिव सम काउंटर एग्जांपल सो दैट वी कैन इग्नोर सम ऑफ द ऑप्शन। आई होप ये थोड़ा ट्रिक आपको समझ में आया रहेगा। अभी जाते हैं हमारे 19 क्वेश्चन के ऊपर। तो 19 क्वेश्चन में बोला है कि x बी अ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन दिस 0 to 2π विथ इनर प्रोडक्ट डिफाइंड एज xy दिया है 0 to 2π xt yt dt और एक सेट दिया है e जो cos nt/√π है। तो n हमारा 0 1 2 लेना है और उन्होंने पूछा है कि इसमें से हमारा ये सेट जो है हमारा जो ऑर्थोगोनल सबसेट ऑफ x है या फिर ऑर्थोगोनल बट नॉट एन ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ x, ऑर्थोनॉर्मल बट नॉट ऑर्थोगोनल सबसेट ऑफ x और नॉट एन ऑर्थोगोनल सबसेट ऑफ x। अब एक क्वेश्चन देखने के बाद एक डायरेक्टली भी आंसर आता है, वो देखने से पता चलता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत 12th वाला कंसेप्ट भी चाहिए जो 12th स्टैंडर्ड में आपने लर्न किए हैं, ऑर्थोगोनल कब होते हैं।
अगर मैं देखूंगा तो इधर डायरेक्टली आपको बता सकता हूं कि cos nt है, बराबर। अगर मैंने x को cos nt लिया तो मैं इधर एक बार लिख लेता हूं, अगर मैंने x को cos nt लिया डिवाइडेड बाय रूट पाई और y को लिया cos mt डिवाइडेड बाय रूट पाई लिया, ठीक है। अभी ये दोनों का, अगर मैं दोनों का इनका क्या करूंगा, क्रॉस यदि इनर प्रोडक्ट करूंगा तो cos nt इंटू cos mt होगा, बराबर। तो मुझे कैसे मिलेगा, ये मिलेगा इंटीग्रेशन में 0 to 2 पाई cos nt इंटू cos mt होगा dt, और 1 अपॉन रूट पाई एंड 1 अपॉन रूट पाई क्या होगा, 1 अपॉन पाई होगा, बराबर। 1 अपॉन रूट पाई 1 अपॉन रूट पाई दैट इज पाई होगा। अभी एक बार देख लो ये cos nt एंड cos mt का इंटीग्रेशन क्या आता है। एक काम कर सकते हैं आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 2 cos a cos b क्या होता है, 2 cos a cos b होगा cos a माइनस b, बराबर, माइनस cos a प्लस b, ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोनों का हमारा आंसर क्या आएगा, cos cos में आएगा, लेकिन उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन में मिलेगा, और जैसे ही साइन इंटीग्रेशन मिलेगा तो लिमिट क्या है, 0 और 2 पाई है, बराबर। तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है। इसका मतलब हम लोग को इधर देखने से पता चल रहा है कि ये जो हमारे जो सेट दिया है उसमें जो cos nt बाई रूट पाई जो दिया है उसका आंसर क्या आएगा, 0 विथ दिस इनर प्रोडक्ट। तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि ऑर्थोगोनल तो है, ये नॉट ऑर्थोगोनल वाला तो नहीं बोल सकता हूं, बराबर। तो ऑर्थोगोनल सबसेट ऑफ एक्स बोल सकता हूं मैं, ऑर्थो नॉर्मल है क्या, लेकिन अगर ये ऑर्थोगोनल है और सेट एग्जाम का क्वेश्चन है तो फिर हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल है बट नॉट ऑर्थो नॉर्मल सबसेट ऑफ एक्स। इसका ऑप्शन अभी देखो, ये नॉट ऑर्थोगोनल बोला था, ये भी ऑप्शन चला जाएगा। मतलब हमारे पास अगर इलिमिनेशन कर दिया तो 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ए एंड बी। अगर इसमें से भी अगर सिलेक्ट करना है तो ऑर्थोगोनल तो हो गया है ऑलरेडी, तो हम लोग ऑर्थोगोनल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल को नहीं। लेकिन अगर आपको ऑर्थोनॉर्मल का कंडीशन भी चेक करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिर्फ एक cos nt का cos nt के साथ, मतलब ऑर्थो नॉर्मल कब होगा, जब मैं x को x के साथ ही करूंगा इनर प्रोडक्ट, तो देखना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। मतलब cos nt इंटू cos nt हम लोग को क्या आएगा वो देखो, डिवाइडेड बाय सेम करो नॉर्म से। मतलब मुझे ये करना है एक इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x, बराबर, एंड डिवाइडेड बाय हम लोग नॉर्म करेंगे और देखेंगे इसका आंसर 1 आता है या नहीं आता है। लेकिन आप चेक कर लेना cos स्क्वायर nt का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई में क्या आता है, डिवाइडेड बाय अगर सेम करूंगा नॉर्म ऑफ x तो फिर क्या आता है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये आंसर आएगा। ये आपका वर्क अगर चाहते हो तो आप करो कैलकुलेट और आप देख लो उसका आंसर क्या आता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ऑर्थोगोनल बट नॉट ऑर्थोनॉर्मल, क्योंकि 2 ऑप्शन नहीं हो सकते इसके, इसलिए एक ही ऑप्शन को टिक करना है तो मैं ऑर्थोगोनैलिटी पे टिक मार्क करके छोड़ दूंगा। एक आप भी एक बार चेक कर सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स क्या आता है। होप हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन किया अभी तक वो सारे आपको समझ में आए रहेंगे, मेरे जो ट्रिक है वो भी आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं जाके रीड करूंगा और रीड करने के बाद उसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके भी डाउट वो क्लियर हो जाए। आई होप ये सीरीज आपको अच्छा लगा रहेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया पेपर निकालेंगे, नया पेपर से हम लोग कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा करके हम लोग पहले फोकस कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, उसके बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी करके सारे जो बाकी के टॉपिक है वो भी हम लोग कवर करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।